हेलो ऑल ऑफ यू। आज डे 88। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक करे थे और इसी चैप्टर में हम लोगों को जो चीज़ एक पढ़ना फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो फाइनल अकाउंट हमने अभी तक जो देखे थे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का देखे। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी अपना फाइनल अकाउंट कैसे बनाता है वो उस पर भी हमको काफ़ी क्वेश्चंस करना है। लेकिन उसके पहले आज हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स कुछ हम लोग को क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं जो कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्वेश्चंस दिए हुए। तो हो सकता है कोई भी अटम में इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में उसको पूछ ले। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 ये भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल का ही क्वेश्चन है। कम टू क्वेश्चन नंबर 20। सेनगुप्ता एंड कंपनी employs a team of 8 workers, a team of 8 workers who is who were paid rupees 30,000 per month in each in the year ending 31st March 2019। अब क्या आता होता कि 31 मार्च 2019 जब वो खत्म हुआ तो उस साल उन लोगों को 8 वर्कर थे और 8 वर्कर को 30,000 रुपए पर मंथ पे करते थे, एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को। फिर वो कहता है एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 द कंपनी रेज सैलरीज बाय 10% टू 33,000 पर मंथ ईच। मतलब जो पहले 30,000 थी उन लोगों ने उसमें 10% सैलरी को बढ़ा दी। तो 30,000 का 10% 3,000 होता है तो 33,000, 33,000 हो गई। कब? वो नेक्स्ट फाइनेंस 19-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करें। इसका मतलब अगर यहां पर हम लोग देखें, एक पहले मैं लिख लें क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, एक चीज ख्याल रखेंगे, जब भी चैप्टर खत्म होगा ना तो उसके आखिरी में, सबसे आखिरी में मैं आप लोगों को सारे के सारे एडजस्टमेंट जो इस चैप्टर के वो हम लोग रिवाइज करने वाले। ठीक है, तो उसकी मैंने एक समरी चार्ट बना के रखा, उसमें सारे एडजस्टमेंट उसमें लिखे हुए, ट्रीटमेंट क्या है, उसका रीजन क्या था, वो सारी चीजें बना के रखा। वो हम कब करेंगे? जब ये चैप्टर के लास्ट में सबसे सारे एडजस्टमेंट हम लोग क्या कर लेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर है आप लोगों की बुक का 202 और होमवर्क बराबर करते जाना है। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2018-19 जो था उसमें कितने वर्कर्स थे? 8 वर्कर्स थे। इन लोगों की सैलरी थी 30,000 रुपीज पर मंथ। ओके, 30,000 रुपीज पर मंथ। अब वो कहता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल 19-20 में उनकी सैलरी 10% से बढ़ा दी गई। तो यहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे 8 वर्कर्स थे। ठीक है, 8 वर्कर्स थे, लेकिन अब सैलरी उनकी कितनी हो गई? आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है तो यहाँ पे सैलरी हो गई उनकी 33,000 रुपीज पर मंथ हो गई। उसके बाद यहाँ पे ऑन 1 अक्टूबर 2019 द कंपनी हायर 2 ट्रेनीज एट सैलरी ऑफ ₹21,000 पर मंथ ईच। अब उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को 2 ट्रेनी भी अपॉइंट करे और 21,000 रुपए पर मंथ उनको देना था। तो यहां पे आप कह सकते हैं यहां पे 1 अक्टूबर 2019 को यहां पे 2 ट्रेनी अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ट्रेनीज अपॉइंट करेंगे और इन लोगों को 21,000 रुपए पर मंथ तय करा गया। अब उसके बाद कहते हैं कि द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ। मतलब सैलरी का वो पर पे करते थे फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ। फॉर एग्जांपल फरवरी की सैलरी 1 मार्च को है ना, तो जनवरी की सैलरी 1 फरवरी को, फरवरी की 1 मार्च को, मार्च की 1 अप्रैल को, इस तरीके से सैलरी पे कर रहे थे 1 मंथ इन अर्लियर। So did the employee receive their salary for January and first working day of February, etc. Example, ठीक है, you are required to calculate। उसने पहले पूछा अमाउंट ऑफ सैलरीज विच वे चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको समझना है, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये पे करने बोला कि आपको, इसने ये पूछा कि कितनी सैलरी पे करे? नहीं, पे करना और चार्ज करने में फर्क है। वी ऑल नो वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमने कितना पे करे वो पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता, अक्रूव कितने से हुआ। तो चार्ज टू पीएनएल अकाउंट यहां पे याद रखना, वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग
Okay, so we follow accrual system of accounting. So amount of salary which would be charged to profit and loss account for the year ending 31st March 2020. मतलब 19-20 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप कितना पीएनएल अकाउंट में चार्ज करोगे. तो ये वाला फाइनेंशियल में कह रहा है. तो बहुत सिंपल है. 8 वर्कर 33,000 रुपये सैलरी थी यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स आप कर दोगे. उसके बाद ट्रेनीज जो थे उनकी थी 2 ट्रेनी थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 21,000. 1 अक्टूबर से है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का. ठीक है. सो पहले आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे. फर्स्ट पॉइंट जो पूछा गया है, सैलरीज टू बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड loss account for the year ended 31st of March 2020. For the year ended 31st of March 2020. ओके. अब वहां पे आप लिखेंगे 31st March 2020. फर्स्ट 8 एम्प्लॉयज थे. 8 एम्प्लॉयज फॉर फुल ईयर. 8 एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स. और सैलरी कितनी थी इस साल? 33,000. तो कैलकुलेट करेंगे आप. 8 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 33,000, 31,68,000. सेकेंड 2 ट्रेनीज फॉर 6 मंथ. क्यों 6 मंथ? 1 अक्टूबर को इनको अपॉइंट करें तो कितने रहे इस साल? 6 महीने रहे ना, अक्टूबर से मार्च तक. तो 2 ट्रेनीज मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 21,000. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 21, 2,52,000. तो टोटल जो आप पीएनएल अकाउंट में चार्ज करेंगे वो कितना अमाउंट आ रहा है? वो आ रहा है 34 लाख 20,000. 34,20,000. ओके. सेकेंड वो पूछता है आपसे कि अमाउंट एक्चुअली पेड. अभी पेड बोल रहे तो पीएनएल अकाउंट में कितना चार्ज किया, कितना आपने एक्चुअल में पे करे. सो आप यहां पे लिखेंगे सैलरीज एक्चुअली पेड ड्यूरिंग 1920. अब आपने पे कितना करे इसको अच्छे से समझना आपने. अब देखो वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमको मेंशन करके दिया उसने कि क्या मेंशन किया उसने अपने को कि हर महीने की जो सैलरी नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में मिले. फॉर एग्जांपल अगर अभी फरवरी चल रहा तो 1 मार्च को, मार्च की 1 अप्रैल को, अप्रैल की 1 मई को, मई की 1 जून को, ऐसा. तो इस साल में कितनी सैलरी एक्चुअल में पे करें अपन ने. तो अपने यहाँ पे मार्च 2019 है, पिछले साल के आखिरी महीने का मार्च का भी अपने अप्रैल में यहाँ पे करे. हाँ, तो पिछले साल मार्च की जो सैलरी थी ना, मार्च 2019 की, उसको आपने अप्रैल 2019 में पे करे. मतलब इस साल आपने उसको पे करे होंगे. तो जब 30,000 सैलरी थी और इस साल की जो आखिरी महीने की सैलरी होगी ना मार्च 2020 की, उसको आपने कब पे करे? उसको आपने पे करेंगे अप्रैल 2020 में, अगले साल गया होगा. तो इस चीज को ख्याल रखना, यहाँ का 1 महीना इधर आ जाएगा और इधर का 1 महीना आगे बढ़ जाएगा. ओके, सब आप लिखेंगे. पहले 8 एम्प्लॉयज की अपन बात कर ले. मार्च 2019 salary paid in
अप्रैल 2019, तो ये 19-20 फाइनेंशियल ईयर में आ गया 8 एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई में पिछले साल वो 30,000 सैलरी थी और ये 1 मंथ की, 1 मंथ की। ओके, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया आपका 2,40,000। फिर उसके बाद इस साल फॉर अप्रैल 2019 टू फेब्रवरी 2000, आप बोलेंगे सर मार्च 2019 क्यों नहीं, मार्च 2020, सॉरी फॉर अप्रैल 2019 टू फेब्रवरी 2020, आप बोलेंगे सर मार्च 2020 क्यों नहीं, क्योंकि मार्च 2020 की सैलरी आपने अप्रैल 2020 में पे कर, वो अगले साल चलोगी। हमको पेमेंट पूछ रहा है कितना पे करे, तो यहाँ पे 8 एम्प्लॉय थे, इनको आपने अभी 33,000 रुपए के हिसाब से अपन ने यहाँ पे 11 मंथ में पे करे। 8 मल्टीप्लाई बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 11, यार आपको 29,04,000। ओके, 29,04,000। अब उसके बाद यहाँ पे आपने जो 2 ट्रेनीज को जो पे करे, अब ट्रेनीज का ख्याल रखना, ये 1 अक्टूबर को अपॉइंट हुए, तो अक्टूबर की नवंबर में, नवंबर की दिसंबर में, दिसंबर की जनवरी में, जनवरी की फरवरी, फरवरी की मार्च में, और मार्च की अप्रैल में पे करे। तो आपने बेसिकली अक्टूबर से फरवरी तक ही पे करे, क्योंकि मार्च की जो पेमेंट थी वो तो 1 अप्रैल को पे कर दो, इस साल पे हुई क्या नहीं, तो 5 महीने का आएगा यहाँ पे। सो अक्टूबर 2019 टू, यस ओके, अक्टूबर 2019 टू फरवरी 2020 पेड, 2 मल्टीप्लाई बाय 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 21,000 सैलरी थी 5 महीने की, 2,10,000। 6 महीने नहीं ले लेना, क्योंकि मार्च 2020 की सैलरी कब पे करे, अप्रैल 2020 में पे करे। ओके, टोटल करो 2,40,000 प्लस 29,04,000 प्लस 2,10,000, 33,54,000, 33,54,000। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, क्या पूछा उसने, उसने पूछा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी तो आसानी से निकल जाएगी, कैसे, उसको मैं अकाउंट बना के भी आपको बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो आसानी से निकल जाएगी, कैसे, 31 मार्च 2020 को कितना आउटस्टैंडिंग था, तो वो 8 एम्प्लॉय की जो सैलरी वो आपने पे नहीं करे थे, 8 मल्टीप्लाई बाय 33,000 सैलरी थी, दैट्स कम 2,64,000, और जो 2 ट्रेनी थे उनका 21,000 आउटस्टैंडिंग, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 21,000 42, तो उसको ऐड कर दो तो आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। अब आप लिखेंगे, क्योंकि मार्च मंथ की आउटस्टैंडिंग मतलब है जो आपने पे नहीं करे, तो 31 मार्च को पे नहीं करे ना, मार्च मंथ की सैलरी जो थी उनकी, तो आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज as at 31st of March 2020. First, 8 employees at the rate of rupees 33,000 each for March 2020. So 8 multiplied by 33,000, वहाँ आपका 2,64,000। तो ये कैलकुलेट कैसे किया आपने, 8 मल्टीप्लाई बाय 33,000, एक मंथ की आउटस्टैंडिंग है ना, मार्च मंथ की, इसलिए ऐसे लिखा। सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1,000, 2 ट्रेनीज at the rate of rupees 21,000 each for March 2020. 2 multiply by
21,000 for 1 month, 42,000 total, 42,000, 3,06,000, 3,06,000। देखो अब ना आप एक सी इंटर में चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, उसका नाम रहेगा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन आप इस चीज़ को समझो यहाँ पे बेटा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अकाउंट बना के अपन एक देखते हैं। ये एक एनपीओ के चैप्टर अभी अपने को आगे पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसका एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वेटेज है, जो अपने अगले 3 चैप्टर रहने वाले, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, तीनों चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पे इसमें वेटेज भी बहुत है। तो ये आप जो अभी मैं जो चीज़ यहाँ बना रहा हूँ ना, एनपीओ चैप्टर में भी आप ये देखोगे इस तरह की मैं बहुत से अकाउंट्स वहाँ पे बनाऊंगा। ओके, अब ध्यान से बात मेरी बात सुनो। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक अकाउंट बनाता हूँ, सैलरी अकाउंट। ओके, अब इसको अच्छे से समझना बेटा। तो यहाँ पे आपने एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पीएनएल अकाउंट में कितना चार्ज करे, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, 34,20,000 से बोल। अब समझते इसको, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान कुछ दे रहा हूँ, अब उसको आप ध्यान से मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर अपन सोचे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। वी आर लाइबल टू पे। तो साल के लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटी के बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पे साल की शुरुआत में आप लिखोगे बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लाइबिलिटी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी, पिछले साल के 8 एम्प्लॉयज थे जिनकी 30,000 रुपये सैलरी थी, तो वो आपने पिछले मार्च का नहीं पे करोगे ना, तो इस साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था। तो ये आया आपका 2,40,000 रुपये। जैसे साल की शुरुआत में, साल के एंड में यहाँ पे 3,06,000 रुपये दिख रहा है ना आपको, तो साल की शुरुआत में कितना था, 2,40,000 आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे ये ट्रेनी भी आ गए 2, और यहाँ पर ये भी आ गए, इनकी सैलरी भी बढ़ गई, 30 से 33 हो गई थी। तो साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग। अब साल के क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी का, तो साल के आखिरी में आप यहाँ पे देखोगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यह भी आपने कैलकुलेट करें यहाँ पे 3,06,000 है। तो ये 3,06,000, तो ये ओपन क्रेडिटर है, तो ये सॉरी लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो आपने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये लिखी, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। हाउ मच एक्चुअली पेड इज 33,54,000। सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो आपने इतनी सैलरी एक्चुअल में पे करे बैंक अकाउंट, दैट इज 33,54,000। तो अगर आप इसका यहाँ पे टोटल करते हो और बैलेंस निकालते हो, तो 33,54,000 प्लस 3,06,000, दैट्स कम 36,60,000, 36,60,000 माइनस 2,40,000, दैट्स कम 3,42,000। नहीं, क्या है, 34,20,000, 34,20,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप देखो इस चीज को अच्छे से समझना बच्चों। यहाँ पर देखो ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला 34,20,000। ये देखो कितना, 34,20,000। सो ये अकाउंट बना के मैंने बताया बैलेंसिंग फिगर आपने 34,20,000, इट विल गो टू पीएनएल अकाउंट। तो आप ये इस चीज को, मैं मेरा बनाने का पर्पज ये था अकाउंट, कि यहाँ पे आप इस चीज को समझो कि हम लोगों का ये पर्पज, हमने जितना पे करे दैट डजंट मीन कि वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। आपने कितना पे करे वो पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता, कितने से अक्रू हुआ। तो अक्रू देखो ऊपर कैलकुलेट कर 34,20,000, यहाँ पे 34,20,000 से सैलरी से पीएनएल में क्या, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, पीएनएल में डेबिट यहाँ से ट्रांसफर किए, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो ये एक होता है। ऐसे कई अकाउंट हम लोग अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे बहुत बार मैं आपको हर क्वेश्चन में से बहुत से वर्किंग नोट बनेंगे, और वहां पर भी हम लोग ऐड और लेस से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अकाउंट बना के पढ़ा करेंगे, उसी से क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कहूँ, इससे टेंशन मत ले लेना सर ने क्या बनाया, बस इतना समझना कि लाइबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस मैंने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखा, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होते तो ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे लिखा। हाउ मच यू हैव पेड, दिस मच यू हैव पेड 33,54,000, so we have passed entry bank account, sorry, salary account debit to bank, and this much we will transfer to P&L account. That we have paid 33,54,000, that doesn't mean it should be transferred to P&L account, because there are some outstanding balance as well. You can see here the opening outstanding, the closing outstanding. So we follow accrual system of accounting. Even though we have paid 33,54,000, that doesn't mean we are going to transfer this amount to P&L account.
We follow accrual system of accounting. How much is accrued during the current year? That's come 34,20,000. So this 34,20,000 will be transferred to profit and लॉस अकाउंट। ओके, तो इतना ही पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर ये होगा। एनीवेज आपके तीन चीजें उसने वहां पे पूछा था, तो जिस तरीके से मैंने आपसे वहां पे लिखा वैसा आपको लिखना रहेगा। ये तो मैंने आपको एडिशनल कुछ कहा। ओके, और अकाउंटिंग चीज ही वो है बेटा कि इसमें अपने क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी अचीव होने वाला नहीं। मेहनत करना बहुत जरूरी है, मेहनत करना अपने को है। सोचते गए ये सब धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 202। ओके, अब वहां पर क्या पूछा है बस ने, Crimson Limited profit and loss account for the year ended 31st March 2020 includes the following information: depreciation 57,500, bad debt return of 21,000, increase in provision for doubtful debt 18,000, proposed dividend 15,000, then retained profit for the year 20,000, liability for tax 4,000. Required state which one of the following item 1 to 6 above are transferred to provision, B transferred to reserve, neither related to provision nor reserve. उसने कहा कि ये जो यहाँ पे आइटम लिखे हुए 1 से 6 तक आपको ये बताना है कि वो प्रोविजन में ट्रांसफर हो रहा है कि रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, कि ना ही प्रोविजन में ना ही रिजर्व में। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आई थिंक ये एग्जामिनेशन में भी आया जुलाई 21 में, और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अब आप तीन चीजें यहाँ पे लिखेंगे। पहले यहाँ पे लिखो A B C। फर्स्ट ट्रांसफर टू प्रोविजन, सेकेंड ट्रांसफर टू रिजर्व, थर्ड neither related to provision nor reserve, अब क्या करना है बच्चों, अपने को ये जो आइटम दिए ना 1 से लेके 6 तक वो देखना है तीनों में से कौन सा, और उसको वहां पर अपने को लिखना रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला उसने एक चीज ख्याल रखना है, अब इसको अच्छे से समझ लो। जब कोई आप प्रोविजन क्रिएट करते, प्रोविजन जो बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पहली चीज एक प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है और जिसमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटफ्लो है। प्रोविजन एक क्या है, लायबिलिटी जिसमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्या है बच्चों, आउटफ्लो होता है। और प्रोविजन उसे भी कहते हैं जो प्रोविजन वो भी होते हैं एक तरह के जो आपकी एसेट में से माइनस होते हैं। सर समझे नहीं, एसेट में से माइनस होते मतलब जैसे आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़े थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, तो वो अपन बैलेंस शीट में जब अपन एसेट साइड में लिखते हैं एसेट को, फिक्स एसेट को, उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। जैसे आपने इसी चैप्टर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़े है ना, तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्या करते हैं आप, वो एसेट में से कोई एसेट में से माइनस करते हैं। कोई का मतलब यहाँ पर डेटर्स में से माइनस करा जाता है वो। सो जो आप प्रोविजन क्रिएट करते एक तरह के होते हैं जिसमें फ्यूचर आउटफ्लो है, जिसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर टैक्स, हमको टैक्स का पैसा देना, तो आप प्रोविजन क्रिएट करते हो। और एक प्रोविजन होती है जिसमें जो आप एसेट में से माइनस करते हो, क्या करते हो एसेट में से उसको आप माइनस करते हो। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स में से माइनस करते, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम एसेट में से, बैलेंस शीट में एसेट साइड में से, फिक्स एसेट में से क्या करते हैं माइनस। ये होता है आपका प्रोविजन हो गया। एक होता है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है कि फ्यूचर के लिए आपने अलग से एक प्रॉफिट के हिस्से को अलग से फ्यूचर के लिए रखे, फॉर फ्यूचर पर्पस के, दैट इज रिजर्व होता है आपका। ओके, तो अपने को इसमें से पहचानना है कौन से प्रोविजन है और कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करना है और कौन से दोनों में से कुछ भी नहीं होते करके। ठीक है, अब जैसे आपको डेप्रिसिएशन दिख रहा है 57,500, तो ये आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसका बनाते, तो इट विल कम इन प्रोविजन तो आप सॉरी, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, ऐसे फर्स्ट लिख दो।
ओके, फिर यहाँ पे उसने कहा अपने से बैड डेप्ट। अब बैड डेप्ट की क्या एंट्री पास करते हैं, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, वो कोई प्रोविजन थोड़ी था, उसमें कोई रिजर्व भी नहीं है, रिजर्व नहीं होता बैड डेप्ट में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप आप क्रिएट होते, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ बोला, रिटर्न ऑफ मतलब उसको राइट ऑफ कर दो, बैड डेप्ट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका दोनों में से कुछ भी नहीं आता ये, ठीक है। तो यहां पर आएगा कौन सा, सेकेंड यहाँ, ओके। उसके बाद उसने अपने से पूछा यहाँ पे थर्ड, इंक्रीज इन प्रोविजन। याद है इस चैप्टर में अपने कई बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। तो ये आपका प्रोविजन है, ये कौन सा आपका थर्ड पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर प्रोविजन, तो यहाँ पे लिखो ट्रांसफर टू प्रोविजन, थर्ड नंबर, ओके। उसके बाद है फिर प्रपोज डिविडेंड। अभी जो प्रपोज डिविडेंड जो होता है ना आपका, तो ये ना ही तो आपको कोई प्रोविजन है और ना ही तो आपकी कोई रिजर्व है। तो प्रपोज डिविडेंड वैसे तो आप इसको लिख, इसमें आएगा थर्ड में आपका कौन सा है, लेकिन ये पॉइंट नंबर फोर्थ है, ओके। तो पॉइंट नंबर फोर यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करता है कि डिविडेंड देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिटेन्ड प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये आपका प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो फ्यूचर के लिए आपने रखे, रिटेन्ड, रिटेन का रखे फ्यूचर के लिए रिटेन्ड करके, दैट इज रिजर्व। तो आपको यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है आपका, फिफ्थ। तो यहाँ पर फिफ्थ आएगा आपका, फिफ्थ। उसके बाद है लाइबिलिटी फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स जो अपने को पे करना है। तो यहाँ पर आपका आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना, 6 पॉइंट। तो यहाँ पर इसको आप लिख लो, ये 6 पॉइंट, ओके। इसको इतना, ये एग्जामिनेशन में भी आगे रहते, कोई इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी पूछ लेती है ना, इंस्टीट्यूट को भरोसा नहीं करके, इसलिए अपने को सब जाना है। अगर आप देखोगे ये फाइनल अकाउंट जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, वो नोट्स में स्टडी, प्रीवियस एग्जामिनेशन का देखो, या क्लास क्वेश्चन में होमवर्क, कहीं ना कहीं वो रह गए रहे, सारे क्वेश्चन हम करेंगे बस ये, और सारे एडजस्टमेंट भी हमें, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही जा रहा हूँ, जब चैप्टर खत्म होगा आखिरी में हम पूरे एडजस्टमेंट को एक बार क्या करने वाले, रिवाइज भी करने वाले हैं, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल का ही क्वेश्चन है। मिस्टर कोटरीवाल इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स, तो वो मैगजीन्स बेचते। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन्स। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हैज बीन गिवन बिलो। अब कोई यहाँ पे मैगजीन्स जो ये बेचते थे, अब कई लोग क्या करते, उसका सब्सक्रिप्शन लेते थे, एडवांस में पैसा पे करते। वो होता है ना, साल भर आपको मैगजीन्स आएंगी, आप पहले पैसा दे दो। तो बहुत सी मैगजीन्स होती है, अगर आप बिजनेस मैगजीन्स भी देखेंगे तो बिजनेस मैगजीन्स का भी ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे सब्सक्रिप्शन होता है कि आप पहले पैसा दे दो, वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, और फिर हर महीने मैगजीन्स आती है, और ऐसे पढ़ा करो आप लोग ये सब चीज़ें, ठीक है। मैगजीन आजकल तो कितना इजी हो गया ना, अभी स्टूडेंट लाइफ में आपने ज़्यादा खर्च नहीं करना पैसे, तो आपके पास स्मार्टफोन्स आजकल सबके पास होते, मोस्ट प्रॉब्लली आप अभी स्मार्टफोन में ही देख रहे होगे, अभी ये लेक्चर भी हो सकता है। सो ये स्मार्टफोन जो होते हैं ना, तो उसमें आप कई मैगजीन्स रहती है, आप वो मैगजीन्स पढ़ा करो, इंस्टीट्यूट के जर्नल रहता है उसकी भी पीडीएफ मिलती है, तो वो आप पढ़ा करो, उसमें टाइम स्पेंड करा करो, सॉरी। ना ही तो सोशल मीडिया पे है ना, कुछ काम नहीं आने वाला सोशल मीडिया, काम अपने को, सोशल मीडिया देखो ऐसा नहीं कहता कि मैं उसको यूज ही मत करो, आज की जनरेशन है, रोक तो किसी को नहीं सकते अपन आज, तो आप यूज करो, लेकिन उसकी भी एक सीमा रहना चाहिए। आई मीन टू से आपके भले के लिए कहते हो कि उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना, कि आपका दिमाग, इंसान ना अच्छी चीजों को छोड़ के फिर वो उसी चीज में लगा रहता है। आपको ऊपर वाले ने इतना दिमाग दिया है ना, 2 हाथ पैर सब सलामत दिया है, तो ऊपर वाले का बहुत, तो उसको अच्छी जगह पे यूज करें, दिमाग लगाए कहीं पे, कुछ अच्छा करें उसके लिए, उस पर आप मेहनत करेंगे तो एनीवेज वो चीज़ें होती हैं, आई मीन टू से प्रोडक्टिव चीज़ों पे टाइम अपने स्पेंड करा करो। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बोले मैगजीन्स है, तो मैगजीन जो रहती थी उनको, तो उसका सब्सक्रिप्शन जो रहता था वो एडवांस में पैसा आता था। अब उसने कुछ पूछा होगा उससे, कुछ बेसिक चीज़, उसने क्या पूछा उसने अपने से, वो पूछता ऑन 1 अप्रैल 2019 ही हैड ए बैलेंस ऑफ ₹2 लाख एडवांस फ्रॉम कस्टमर ऑफ विच ₹1,50,000 रिलेटेड टू ईयर 2019-20। अब देखो इसको समझना, 1 अप्रैल 2019 की बात कर रहा है कि उसके पास जो थे, देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 ही है ना, हाँ।
क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 202। अब यहाँ पे इसको समझना अच्छे से, एक्चुअल में होता है कैसे, इसको अकाउंटिंग के खेल को अच्छे से समझना आपको। अब मैं कहता हूँ कि सपोज ये 2018-19 था, 2000 क्या था बेटा, 18-19 था। अब आपने क्या करे, सब्सक्रिप्शन आपको मिला, कोई सब्सक्रिप्शन मिला, तो आपने यहाँ पे एंट्री पास करे, पैसा मिला, ठीक है, या आपने पैसा मिलने वाला है, तो आपने एंट्री पास करे कैश और डेटर्स अकाउंट डेबिट, आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगर ये एंट्री पास करे तो कभी कभी कैसा होता है बच्चों कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप में से जो भी एंट्री पास सेल्स को आपने मान ली थी कोई चीज़ को, लेकिन इसमें सपोज अपने को, सपोज एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल को फिगर लेता हूँ, 10 लाख रुपए का सेल्स हुआ था अपने को 19-20 में, लेकिन 10 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए का सेल था, अमाउंट आई थी, 10 लाख रुपए की अमाउंट आई थी, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपए के ऐसे थे कि जो एडवांस में आ गया, मतलब अभी तक अपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे। तो अगर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे तो मैं ये जो आपको इस साल जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, सर्विसेज प्रोवाइड अगर कर दिए तो ये आपकी हो जाती है इनकम, इसको आप मानते इनकम। लेकिन कभी कभी कैसा होता है बच्चों कि आपने एडवांस में पैसा आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। तो ये जो एडवांस पैसा आता है ना, ये आपकी इनकम नहीं होती बेटा, ये आपकी होती है लाइबिलिटी। ये क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी होती है। तो ये आपकी इनकम नहीं होती। क्यों? इनकम उसको बोलते हैं जिसकी हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो आपने अगर सब्सक्रिप्शन का पैसा आया और आपने मैगजीन्स उनको दे दी हो, तो वो हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, दैट इज इनकम, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसी कोई पैसा आया जिसकी हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया, तो वी कैन नॉट क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, we cannot credit to sales account, we pass entry cash account debit advance from customer. Why it is liability? Because we have not yet provided the services. Once we have provided the services, then you can call it that it's a sales, it's a revenue, you can call it as an income. But you have not, आपने अभी services provide ही नहीं करी, we cannot call it as income, we will call it as liability, because the service is not yet provided, that will be provided in coming year, in next year. So it will be, this advance from customer will be income of next year, not this year. So it will be treated as what? Liability. And when next year you will provide the service, this liability will be converted into income. मैं आपको बताता कैसे। अब कभी कभार आगे मैं नेक्स्ट ईयर पे आता हूँ, लेकिन आपको डिटेल में समझना, क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट मटेरियल के क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, लेकिन पहले कंसेप्ट क्या बोलो, उस पर आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब मैंने कहा आपसे कि ठीक है यहाँ पर आपने कहा ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको लाइबिलिटी माने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे के पूरे जो पैसे आते हैं ना, तो उसको यहाँ पर इनकम मान लेते हैं, पूरे पैसे। सपोज आपको 10 लाख रुपए, 10 लाख में से 8 लाख रुपए के इस साल की सर्विसेज दिए और 2 लाख रुपए की नेक्स्ट ईयर देने वाले आप, है ना। तो आपने पूरे अगर 10 लाख यहाँ पे लिख लिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि आपको 8 लिखना था, मैं ऐसे ही फिगर ले रहा हूँ समझाने के लिए, क्वेश्चन में नहीं है ये फिगर है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सपोज आपने 10 लाख लिख ली, लेकिन सपोज 8 लाख की आपने इस साल मैगजीन्स दिए, 2 लाख की नेक्स्ट ईयर देने वाले, तो आपको फिर सेल्स को आपने 10 लाख से क्रेडिट कर, तो 10 लाख तो आपको 8 से करना था, आपने 2 से ज्यादा कर दिए, तो उसको कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर एंट्री, फिर 2 लाख की पास करते, बात एक ही होती है। अभी अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अभी आपको ऐसे समझाना पड़ता है, मगर अच्छी बात है समझो, ये फिगर्स मैंने ऐसे ही लिखा, क्वेश्चन में ही लिखी हुई 8 लाख रुपए सपोज, ये ऐसे लिखा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और 2 लाख रुपए एडवांस आए, तो इसको मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए यहाँ पे लिख लिया। अगर इसमें मैं कहता हूं ऐसा ना लिखते हुए, अगर मैंने पहले ऐसा लिखा होगा, मैंने अगर ऐसा लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट पूरे के पूरे 10 लाख, मैंने ऐसे लिख लिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10 लाख रुपए पूरे के पूरे ऐसे लिख लिया था, लेकिन 10 लाख रुपए का सेल्स नहीं है, 10 में से 8 का ही है, तो ये सेल्स को जो आपने 2 लाख रुपए ज्यादा से क्रेडिट कर दिए, उसकी मैं एंट्री सेल्स को कैंसिल करूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, हाउ मच? 2 लाख रुपए। अब इस खेल को समझना, यहां पे क्या हुआ बच्चों कि मैंने सेल्स को पहले 10 लाख से क्रेडिट कर दिया था, तो अगर 10 लाख से डायरेक्ट आपने पहले क्रेडिट कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, 8 से करना, आपने 2 से ज्यादा कर दिए, तो सेल्स को डेबिट करके कैंसिल करे 2 से, और 2 आपने यहां पर ट्रांसफर कर दी बेटा।
तो इस तरीके, तो अब आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना रखा हुआ आपके पास, 2 लाख रुपए आपके पास सपोज यहाँ पर है। अब ये इनकम आपने 10 से 2 क्यों कम, 10 में से 2 कम कर दी, क्यों कम करे, क्योंकि इस साल की इनकम 10 लाख थी नहीं, इस साल की इनकम 10 लाख थी नहीं, इस साल की इनकम कितनी थी आपकी, 8 लाख थी, इस साल की इनकम कितनी थी आपकी, 8 लाख रुपए इस साल की आपकी इनकम थी। तो आप क्योंकि 2 लाख की आपने सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर, तो वो इनकम नहीं, क्या रहती है बच्चों, लायबिलिटी रहती है। तो ये आप नेट इफेक्ट अगर इसका यहाँ पे देखोगे, नेट इफेक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इनकम रहेगी आपकी नेट इफेक्ट। तो आपने क्रेडिट कितने से करे, आपने क्रेडिट करे उसको 10 से, 2 से डेबिट करे तो नेट 8 ही आया। और ये जो है आपकी ये लाइबिलिटी रहेंगी, ये क्या रहेंगी बच्चे, ये आपकी लाइबिलिटी रहेगी। तो कभी हो सकता है कि आपने उसको पहले पूरा का पूरी जितनी इनकम माने तो उतनी माने तो कोई दिक्कत नहीं है, बचा हुआ एडवांस में यहाँ पे लेके, लेकिन कभी ऐसा होता है पूरी इनकम मान ली तो फिर उसको कैंसिल करके आप जो नेक्स्ट ईयर की जो सर्विसेज है जो प्रोवाइड करने वाला है उसको कैंसिल करके लाइबिलिटी में एडवांस फ्रॉम कस्टमर बताएंगे, लाइबिलिटी आपने एडवांस दी नहीं, एडवांस ली हो, लाइबिलिटी। अब मैं नेक्स्ट ईयर आता हूँ, तो मेरे को क्वेश्चन में कहता है वो 8 लाख तो नहीं दिया था क्वेश्चन, 2 लाख फिगर दी थी वो एडवांस की, तो मैं समझाने को कहा। अब नेक्स्ट ईयर आया अपन, तो वो कहता है on 1st April 2019 he had a balance of rupees 2 lakh advance from customer of which rupees 1,50,000 is related to year 2019-20। तो 19-20 से रिलेटेड 1,50,000 था। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 लाख, एक मिनट पे और पढ़ लूँ, while remaining pertains to year 2021 during the year 1920 he made a cash sale of rupees 5 lakh। अच्छा 5 लाख रुपए का उसने कैश सेल किया। अब देखो जब वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आए ना बच्चों, तो नेक्स्ट ईयर जब वो यहाँ पर आए कौन से फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जब यहाँ पर आए नेक्स्ट ईयर, तो वो बोलते हैं कि एक्चुअल में सेल्स उनका कितने का हुआ, यहाँ पे 5 लाख रुपए का कैश सेल हो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ये जो 2 लाख थे ना, जो 2 लाख पिछले साल के, जो पिछले साल जो एडवांस है, तो उसमें से 1,50,000 की सर्विस हमने 19-20 में प्रोवाइड करे। तो मैंने आपको सिखाया 19-20 में जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड करे तो ये आपकी इनकम हो जाएंगी 19-20 की। तो आप यहाँ पे एंट्री लाइबिलिटी कैंसिल करोगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट 1,50,000 ही लिखना। आप बोलेंगे सर क्यों 1,50,000, इसलिए बेटे कि क्वेश्चन में उसने बोला है कि 2 लाख में से 1,50,000 की 19-20 के आप 19-20 में आपने सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है। तो 2 लाख की वो एडवांस की बात करें तो पिछले साल में, तो उसमें से 1,50,000 की सर्विस प्रोवाइड करे, तो आपने सर्विस 1,50,000 की, तो इनकम भी 1,50,000 की है, तो आपने लाइबिलिटी जो पिछले साल माने थे उसको कैंसिल करे, और टू सेल्स अकाउंट इस साल का आपने उसको सेल्स माने 1,50,000। ये जो पिछले साल ही एडवांस आ गए थे लेकिन सर्विस इस साल प्रोवाइड कर, तो यहाँ पर आपने 1,50,000 का सेल्स माने। और फिर इसके अलावा आपने इस साल कैश सेल भी करे, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए का टू सेल्स अकाउंट 5 लाख। अब इस चीज को समझो आप, तो ये जो 5 लाख रुपए का जो सेल्स है आप लोगों का, आपने कैश सेल करी, ये तो आपकी इस साल की इनकम है ही गई, और इस साल की इनकम एक सॉरी ये 1,50,000 भी आपकी इस साल की इनकम है, और ये 5 लाख भी, 5 लाख का तो कैश सेल आपने इस साल का करे, और बोला इसी साल की इनकम है, इसी साल आपने सर्विस प्रोवाइड करे। लेकिन पिछले साल जो 2 लाख रुपए एडवांस आ गए तो उसमें से 1,50,000 की सर्विस साल प्रोवाइड करे, तो 1,50,000 भी इस साल का क्या हो गया, सेल्स हो गया, तो आपने इस साल उसकी सर्विस प्रोवाइड करी। तो इस साल का सेल्स आपका 1,50,000 और 5 लाख कितना हो, 6,50,000 हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ऐसा सोचना होता है आपको। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने टोटल इनकम फॉर द ईयर, अब उसने इनकम पूछा है कि वो तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि इनकम कितनी है आपकी। इनकम तो यहाँ पे पता चल गया, इनकम फॉर द ईयर मतलब 19-20 की बात कर रहा है, ये अब भी बताएं 1,50,000 और 5 लाख, 5 लाख का कैश सेल हुआ तो है इनकम, साथ में बेटा 1,50,000 पिछले जो 2 लाख एडवांस है, तो उसमें 1,50,000 की हमने यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं, मैं चाहता हूँ भी आप सोचो कि यार 2 लाख में 1,50,000 की सर्विस प्रोवाइड, व्हाट अबाउट 50,000, तो वो 50,000 अभी भी एडवांस ही है, उसकी हमने अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं करे, तो वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर में 50,000 रुपए का। ओके, फिर टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग, चलो एक एक करके बताता हूँ, पहले आप ही लिखो। ये तो मैंने क्या इसका एक्सप्लेनेशन ही दे दी, और ये देखो भाई पहले ही बोल रहा हूँ, ये 8 लाख रुपए जो नहीं है, इसको हटा देता बोला यहाँ से, ये 8 लाख रुपए फिगर क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, पहले ही कह दे रहा हूँ, 8 लाख रुपए फिगर क्वेश्चन में दी हुई नहीं थी, तो बोलेंगे सर ने फिगर कहाँ से लाए, है ना, सर ने फिगर कहाँ से लाए, ऐसा नहीं सोचना आपको, ठीक है। तो नहीं तो मैं ये कोई और कलर यूज कर ले, तो समझाने के लिए मैंने लिखा हूँ, यहाँ 8 लाख क्वेश्चन में फिगर नहीं दी हुई है,
ये तो मैं समझाने के लिए आपको बताया मैंने। ओके, एनीवेज, ठीक है। अब आओ, क्वेश्चन अभी जो है आप लोग को जो सॉल्व करना है वो आप लिखेंगे। पॉइंट नंबर ए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर द ईयर 2019-20, money received during the year related to 1920, 5 लाख रुपए। फिर add money received in advance during previous, okay, during previous year, but goods sold or services provided during the current year। $1,50,000। ओके, ओके, सो यहाँ पे आप एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ये जो एंट्री पास हुई होंगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री यहाँ पे पास है। अगर आप सेल्स देखोगे तो आपने यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे 1,50,000 से क्रेडिट कर, तो टोटल सेल्स आपका 6,50,000 हो गया। दैट डजंट, पैसा कितना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, जो सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो गुड्स आपने बेच दी, वो आपका सेल्स हो, आपका इनकम हो। ओके, अब सेकेंड पॉइंट उसने अपने से यहाँ पे पूछा है, पॉइंट नंबर बी। उसने पूछा है यहाँ पे कि टोटल मनी received during the year, total money received during the year if the closing balance in advance from customer account is rupees 1,70,000। तो कितना अपने को पैसा आया, देखो इसको अच्छे से समझ। एक आप अकाउंट बनाओ वहां पे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट, एक ही अकाउंट बनाओ, मैं बताता हूँ क्या है। आप इसको ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन का आप ड्रॉ करो। अब देखो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है। आपने एडवांस किसी को दिए नहीं, एडवांस किसी से लियो जिसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे, गुड्स नहीं बेचे, तो आपकी लाइबिलिटी। तो साल की शुरुआत में एक लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ। 1/4/2019 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है क्वेश्चन में, पिछले साल जो बोला था 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए में से 1,50,000 की सर्विस आपने इस साल प्रोवाइड करे, तो लाइबिलिटी को आपने क्या करे, कैंसिल करे। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, ये वाली जो एंट्री पास करे आप, ये वाली। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट, ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 1,50,000। अब इस साल वो कहता है कि क्लोजिंग बैलेंस अगर 1,70,000 है, तो क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000 यहाँ पे 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरीड डाउन 1,70,000 रुपए। तो अपने को कितना पैसा इस साल आया, अब आप समझो यहाँ पे।
तो यहाँ पे एडवांस का पैसा कितना है यहाँ पे, ठीक है, एडवांस टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग बैलेंस एडवांस कितना अपने कहा है बेटा, यहाँ पे देखो कि अगर मैं कहता हूँ कि 2 लाख रुपए एडवांस था, उसमें से 1,50,000 की अपने सर्विस प्रोवाइड करे, तो बचा कितना था अपने पास, 50,000 बचा था। और क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000, तो 50,000 था बचा हुआ अभी भी एडवांस जो पिछले साल आया था 2 लाख, उसमें से 1,50,000 का सेटलमेंट करे तो 50 बचा। तो 50 होना चाहिए था क्लोजिंग, 50 नहीं 1,70,000 है, मतलब इस साल और एडवांस आपको कितने का आया, 1,20,000 रुपए का। 50,000 पिछले साल का रखा हुआ है और 50 का 1,70,000 हुआ, मतलब 1,20 से वो बढ़ा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बड़ा बैलेंसिंग फिगर जो आपकी यहाँ पे आएंगी, उतना पैसा आपके एडवांस का आया। सो बाय बैंक अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर, अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन, कोई भी एक मिसिंग फिगर आप ढूंढ सकते हो। तो ये आ रहा है आपका 1,20,000, तो टोटल है आपकी 3,20,000, 3,20,000। ओके तो ये आपको कितना एडवांस का पैसा है, 1,20,000 है, बैलेंसिंग फिगर निकला। अब आप खुद सोचो, अकाउंट से सोचा करो, डेबिट क्रेडिट का खेल खेलो, बहुत मजेदार खेल है। आपको पहले क्रेडिट, एक एक पॉइंट को समझा करो, ये क्रेडिट में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी 2 लाख में से 1,50,000 अपने पे करे सॉरी सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल्स अकाउंट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, और इस साल का इनकम है तो उसको आपने क्रेडिट कर दी सेल्स को। अब 2 लाख में से 1,50,000 सेटल कर दिए तो 50 ही बचा ना, 50 ही एडवांस बचते हैं, क्लोजिंग 50 आना चाहिए। तो क्वेश्चन में उसने बोला नहीं, वो 1,70,000 है, तो 50 से 1,70,000 कैसे हो गया, मतलब 1,20,000 इस साल आपने को मिला एडवांस का पैसा, तो बराबर ही बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 यहाँ पर आई। तो इतना एडवांस का पैसा अपने को यहाँ पर मिला है। ओके ये एडवांस का पैसा मिला, उसने यहाँ पे पूछा क्या, लेकिन टोटल मनी रिसीव्ड पूछे ना, टोटल मनी एडवांस का 1,20,000 मिला है, और अपने को 1,20,000 रुपये एडवांस का मिला, और सेल्स अपन इस साल का जो करे उसमें 5 लाख रुपए कैश सेल करे, तो टोटल मनी रिसीव्ड बोला उसने। तो यहाँ पर लिखेंगे अब आप यहाँ पे, सो टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, 5 लाख रुपए कैश सेल्स पे आए, और जो एडवांस का पैसा है 1,20,000, एड एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना एडवांस आया अपने को, 1,20,000 रुपए का, जो ऊपर अभी कैलकुलेट किया अपन ने। सो टोटल आपका ये हो गया 6,20,000 रुपये। तो टोटल इतना अपने को पैसा आया है। इसकी क्या एंट्री पास की होंगे बेटा आपने, इसकी एंट्री पास की होंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स। इसकी क्या एंट्री पास होंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, ये एंट्री पास है इसकी। ओके आपको उसने पूछा है कितना आपको रिसीव्ड हुआ कैश, ठीक है, तो कैश है 5 लाख रुपए सेल्स का, और एडवांस का 1,20,000, रिसीव्ड किधर, रेवेन्यू नहीं पूछ रहा, रेवेन्यू ये था आपका, ये 6,50,000, 5 लाख रुपए का कैश सेल, और पिछले साल जो एडवांस आ गया था गुड लेकिन अपने इस साल बेचे, दैट इज 1,50,000। ओके डन। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्वेश्चन दिया है, कभी भी एग्जाम में दे देगा, बोलेगा चलो 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 बताओ अब आप कितने मार्क्स है, ठीक है ठीक है। ओके सो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारे इस चैप्टर का था। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इसको 2 सेपरेट चैप्टर माने, लेकिन वो एक ही चैप्टर है, वो दैट इज फाइनल अकाउंट ही एक है आपका, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो अब हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वाले हो गया, अब हम आकर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वाले के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना। मेरी बातों का बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाएंगे, और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। और बच्चे ने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वाले ना फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ के जाते। पिछले बार मतलब मेरे को याद है जब मैं रिवीजन लेक्चर से सब यूट्यूब पे ले रहा था, सर करना जरूरी है क्या, क्यों नहीं जरूरी,
सेलेक्टिव स्टडी तो सबसे डेंजरस होती है सीए में। कोई मेरे को ऐसा बोलते हैं ना, सर चलो बताओ, कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं, सर आप ये बताओ हमको कौन से आप चैप्टर कर लो तो काम हो जाएगा। वैसे तो बता सकता हूँ कि कौन से चैप्टर है जिससे आप पास हो जाओगे, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ पास हो, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, वो इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ पास होना नहीं। अकाउंट्स का टारगेट हर स्टूडेंट का 90 से नीचे नहीं होना चाहिए, 90 के ऊपर ही होना चाहिए। और अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ, जो फाइनल अकाउंट चैप्टर हम कर रहे हैं ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 चैप्टर हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज अकाउंट। ये तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3 चैप्टर और इस चैप्टर का वेटेज मैं बोलूँ तो 55 से 60 मार्क का वेटेज है एग्जाम में। तो ये 4 चैप्टर का खेल है, और ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पढ़ना, पढ़ के अपने को सब जाना है, पढ़ के अपने को सब जाना है, लेकिन ये 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। जब आप अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के कंसेप्ट पढ़ेंगे, कल उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और जब मैं आप लोगों को चैप्टर खत्म होगा एक बार पूरे मैं एडजस्टमेंट आपको रिवाइज करा के दूंगा, आप देखोगे कुछ भी उसमें नया नहीं, कुछ भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं डिफिकल्ट है, कुछ भी है तो उसमें सब आसान है। बस हमेशा आपने किसको आपने थांबे रखना है, अकाउंटिंग के बेसिक जो रूल्स है उसको आपने थांबे रखना। और ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बार में हमेशा अरे अरे वाह 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 ये तो बच्चों का खेल नहीं, ऐसा नहीं होगा। 90% आपको एक बार में समझ में आएगा, लेकिन 10% चांसेस है कि आपको एक बार में चीजें ना समझ में आए। होता था जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तो मेरे साथ भी होता था, जब वो एक बार में समझ में नहीं आता था तो मैं उसको सोचता था ये क्यों होगा ऐसा, क्यों करेंगे इसको ऐसा, फिर सोचते 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 फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते। लेकिन असली अकाउंटिंग वही है, एड लेस से कभी पढ़ना नहीं, हमेशा डेबिट क्रेडिट को थामे रखना, वही आपको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अच्छा स्टूडेंट वो आपको बनाएगी। ओके, वो बोलते ना आसान कुछ भी नहीं, जिंदगी में अपने को मेहनत तो बहुत करना पड़ता है, वो कहते ना। एक मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, ठीक है। राह संघर्ष की जो चलते वही संसार को बदलते। क्या कहा मैंने? राह संघर्ष की जो चलते वही संसार को बदलते। ओके, जो जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है ना। कितनी अच्छी बात है, देखो कि जो संघर्ष नहीं करोगे तो फिर आप कहां से अचीवमेंट आएंगे। स्ट्रगल तो है ही है, स्ट्रगल तो है ही। और जिन्होंने रातों के अंधेरे उससे जो लड़े है ना, उसका मतलब ये होता है जिन्होंने मेहनत करे, रातों को मेहनत करें, जो मेहनत, जो बुरा वक्त आता उसमें लेकिन वो डटे रहे, मेहनत करते रहे, तो फिर उनने क्या करे, सूर्य बनकर वही निकलते, तो फिर वही तो फिर चमकते हैं, है ना। ये बात तो सही है बेटा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता, है ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मेहनत तो अपने को बहुत करना होता है, और मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, कोई चीज अचीव नहीं होती बिना मेहनत के। मेहनत करेंगे तो चीज अचीव होंगी, और जब वो अचीव होंगी तो उसका मजा भी कुछ और रहता है ना, हमें खुशी होती है ना, अपन इतनी मेहनत करो वो अपने को क्या हुआ बेटा, अचीव हुआ है। ठीक है, अब इसी बात पे अपन नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। अब अपन शुरू करते, आप मेरी बातों का ध्यान से सुनते जाएंगे। ओके, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएंगे। ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, अब अच्छे से समझना बच्चों। मेरे को क्वेश्चन से में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेते, कंसेप्ट पे ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए बच्चों। अब मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो होते हैं, जस्ट 1 मिनट, ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो होते हैं आप देखोगे, जब आप आर्टिकलशिप में भी इस चीज को देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो होते हैं, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, यस, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो होते हैं, एक सेकेंड, ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो होते हैं कि वो कोई प्रोडक्ट को, कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बनाते, तो आप
आर्टिकलशिप में भी होगा कि अगर आप ऐसी कोई अच्छी एंटिटी, अच्छी जगह आर्टिकलशिप करोगे तो आपके जो वहाँ पे बॉस रहेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रहेंगे, आपके सर आपको ऐसे कई जगहों पे भेजेंगे जहाँ पे ऑडिट के लिए भेजेंगे। हो सकता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई एंटिटी, क्योंकि मेरी आर्टिकलशिप पूरी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में मैंने ऑडिट किया हूँ। एक फोर्ब्स मार्शल करके कंपनी है, वहाँ पे ऑडिट के लिए जाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, टाइसन ग्रुप्स है, थर्मैक्स है, गोदरेज है, ऐसी कई कंपनीज को ऑडिट किए। जब ऑडिट के लिए मैं जाता था आर्टिकलशिप पीरियड के, वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में देखोगे कई वर्कर लोग वहाँ पे काम करते रहते, और वो वर्कर जब वहां पे काम करते थे तो आप वहां पे आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाना कि आप खुद सोचो कि उनका जो स्टॉक वहां पे उस एंटिटी का जो होता होगा, क्या एक ही तरह का स्टॉक होता होगा? नहीं। हम लोगों ने इस चैप्टर को, इस पॉइंट को हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर में भी देखे। इनफैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी इसके बारे में बात करता है सॉरी, कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती, उस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के जो स्टॉक होते, तो वो एक नहीं, उसके 3 तरह के स्टॉक होते। 3 तरह के स्टॉक होते हैं, मतलब यहाँ पे उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सपोज एक कार मैन्युफैक्चरिंग करे। क्या मैन्युफैक्चरिंग करे बच्चों? ये कार मैन्युफैक्चरिंग करे। तो इनकी जो इन्वेंट्री होंगी, इनकी 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। ये आपने ने इन्वेंट्री चैप्टर में भी देखी। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP। व्हाट इज WIP? वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा होता है आपका फिनिश गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स। तो ये 3 तरह की होता है इन लोगों। कौन से 3 तरह के? एक होता है आपने रॉ मटेरियल लेकर आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोग, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या करे, रॉ मटेरियल लेकर आए, और रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल लेकर आए और रॉ मटेरियल लेकर आए तो क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग है ना, टायर लेकर आए ना, स्टेयरिंग लेकर आए, बहुत सी चीजें कार में जो लगती है, नट बोल्ट, बहुत सारी चीजें लगती हुई, मुझे तो पता भी नहीं इतना। उसके बाद फिर लोगों ने वो एक, हो सकता है साल के आखिरी में वो रॉ मटेरियल रखा हुआ है, वो एक इन्वेंट्री हुई। दूसरी इन्वेंट्री होती है लोगों की जो WIP, मतलब कार, एग्जांपल हमारे जैसे केस पे कार मैन्युफैक्चर हो रही, तो कार मैन्युफैक्चर हो रही है यहाँ पे, तो हमारे एग्जांपल में यहाँ पे जो कार आधी अधूरी बनी, अभी पूरी बनी नहीं है, साल के आखिरी में ऐसे भी कुछ होगा प्रोडक्ट जो पूरे नहीं बने हुए, वी कॉल इट WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और कुछ ऐसी कार होंगी जो बन चुकी है, फिनिश गुड्स फॉर्म में आ गई, तो वो भी हमारे साल के आखिरी पे रखी हुई, वो भी हमारी इन्वेंट्री, दैट इज फिनिश गुड। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में 3 तरह के हमारे ये इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड। अब हम लोग तो फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ रहे, इस चैप्टर में हमने अभी तक देखे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए हम लोगों ने। तो क्या हमें वही चीज बनाना है? हमें वही चीज बनाना है यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन एक चीज एडिशनल आ जाती है, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन सी चीज आ जाती है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या चीज होती है? और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के हम लेकर आएंगे और कुछ आइटम P&L अकाउंट के भी लेके आते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बच्चों। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, इस पे हो सकता है क्वेश्चन भी हम लोग करें, और कल के सेशन में पूरे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा। सो आप ध्यान से सुनो, कुछ भी डिफिकल्ट उसमें नहीं है। तो मैंने एक अकाउंट बनाया, उस अकाउंट को मैं कहता हूं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये एडिशनल एक अकाउंट बन रहा है। ट्रेडिंग P&L तो बनता ही, उसके अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहां पर हम लोग बनाते। ओके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग यहां पे बनाते। ओके, ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोगों ने बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और जैसे बनाते उसके पहले एक नया अकाउंट बना, उसे हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब एक चीज ख्याल रखना बच्चों, इन्वेंट्री कितने तरह की होती है? इन्वेंट्री मैंने आपसे कहा 3 तरह की इन्वेंट्री ये होती है। मगर ये 3 तरह की इन्वेंट्री जो होती है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड, उसमें से ये 3 में से बच्चों, ये 3 में से हम लोगों को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फिनिश गुड्स उसके बारे में बात नहीं करता। वो इसमें जो बात करता है आपकी 3 तरह की जो इन्वेंट्री जो है, इसमें जो यहाँ पे बात करेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, जो हम कंसीडर करेंगे दैट इज रॉ मटेरियल। कौन बात करेंगे इसके बारे में? रॉ मटेरियल। यहाँ पे चर्चा होगी रॉ मटेरियल की, और WIP की चर्चा यहाँ पर होगी, WIP की चर्चा होगी। और आपको ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो आपको एक्चुअल में बताता है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, जो चीज आपने मैन्युफैक्चर करे उसकी कॉस्ट कितनी है।
सो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बताएगा। तो इसमें सर फिर आप कह रहे हो कि यहाँ पर आपने रॉ मटेरियल WIP के बारे में बात हो रही है। व्हाट अबाउट द फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स भी हमारे पास इन्वेंट्री रखी, उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में उसके बारे में बात करें। मैं बात करता हूँ वन बाय वन में आपसे। अब कौन सी चीजें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आती होंगी? जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड से खर्चा है। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ओपनिंग स्टॉक। ऐसे बहुत से आइटम आगे और आएंगे, लेकिन अभी अपन मेन सारी चीजें यहाँ पे बात करें। ओपनिंग स्टॉक, ये कौन से ओपनिंग स्टॉक के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ? मैं ओपनिंग स्टॉक के बारे में जो बात कर रहा हूँ, मैं ओपनिंग स्टॉक के बारे में जो बात कर रहा हूँ वो कौन सा ओपनिंग स्टॉक है? वो है WIP। लेकिन आप कहोगे सर आपने ही तो कहे थे मुझे अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो ओपनिंग स्टॉक, ये जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसमें रॉ मटेरियल WIP के बारे में चर्चा होगी। लेकिन आपने तो यहाँ मतलब रॉ मटेरियल WIP का स्टॉक यहाँ पर आएगा, लेकिन आपने तो यहाँ पे सिर्फ WIP लिखा। व्हाट अबाउट द रॉ मटेरियल? फिनिश गुड्स के बारे में आगे बात होगी। व्हाट अबाउट द रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल के बारे में भी मैं लिखूंगा, लेकिन इसमें रॉ मटेरियल कुछ इस तरह लिखा जाता है। हम लिखते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैंने क्या लिखा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जब मैं लिखता हूं तो उसमें क्या चीजें आती है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या आता है इसमें? ओपनिंग स्टॉक ऑफ किस चीज का ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स में आता है। तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे, तो देखो ओपनिंग स्टॉक WIP का यहाँ पर आ गया और रॉ मटेरियल का यहाँ पर आ गया ओपनिंग स्टॉक। इसमें फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम मुझे निकालना है, तो इसमें मैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करता हूँ। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इसमें क्या करता हूँ? मैं ऐड करता हूँ, और इसमें से माइनस करा जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को इसमें से क्या करा जाता है? माइनस करा जाता है। तो जो फिगर आती है उसको हम लोग यहाँ पे आउटर कॉलम पे लिखते। तो अब आप समझो, जब आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर निकाले तो उसमें आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दोनों को यहाँ पे कंसीडर कर लिए। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब यहाँ पर भी जो मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा तो मैं WIP का क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा। किसका क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा? सिर्फ मैं WIP का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहीं पर आपने एडजस्ट कर लिए। सो ओपनिंग प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को भी यहाँ पे एडजस्ट कर ली। फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात नहीं हो रही, अपन बाद में भी बात करेंगे। अब इसमें और क्या चीजें आती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? आप सारे खर्चे लिखो जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा वेजेस। वेजेस अब मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, सॉरी, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो कुछ मुझे लेबर लगे, तो मैन्युफैक्चरिंग लेबर जो काम करे, लेबर को जो अपन पेमेंट देंगे, वो खर्चा जो है लेबर का वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अच्छा, लेकिन कुछ खर्चे इसमें ऐसे भी आते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन तो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि डेप्रिसिएशन। अब आप कहने लगेंगे सर ये आप कैसी बात कर रहे हो कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे कहाँ आ गया? वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था। अब आप समझो क्या उद्देश्य है मेरे इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाने का? मेरा पर्पस क्या है इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का? मेरा पर्पस है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब मैं आपसे कहता हूं कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जब यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसमें मुझे जो भी खर्चे मैन्युफैक्चरिंग में मैं उसको कंसीडर करूंगा। अगर मैंने कोई एसेट को यूज कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग, मैं एग्जांपल देता हूं कि एक फर्नीचर है और एक मशीनरी, फर्नीचर ऑफिस में रखा हुआ, तो वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं हो रहा, तो उसका डेप्रिसिएशन या इस वाले केस में वो जाएगा P&L अकाउंट में। लेकिन जो मशीनरी है, वो मशीनरी आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रही है, तो वो मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है वो P&L अकाउंट में यहाँ पे ना जाते हुए आप कहाँ पे डेबिट करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो ये वो डेप्रिसिएशन है, उन एसेट पे डेप्रिसिएशन है, वो एसेट जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हुई है। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बना रहा हूँ तो कुछ आइटम मैं ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पे उठा के लेकर आ रहा हूँ और कुछ आइटम P&L अकाउंट के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ आइटम यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और मैं P&L अकाउंट के कुछ आइटम यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जो भी आइटम जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ताकि मुझे क्या पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेरी कितनी है। अब और कौन से खर्चे?
फॉर एग्जाम्पल आपने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यहाँ पे कैसे आ गया? आप ये कैसी बात कर रहे हो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यहाँ पे आ गया? हाँ हाँ, क्योंकि आप रिपेयर्स एंड मेंटेन मशीनरी का कर रहे हो, वो एसेट जो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे हो उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो रहा है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका लाइटिंग, अगर कोई है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, वो अगर आप फैक्ट्री में यूज करो तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, ठीक है। मगर कई बार ऐसा भी होता है बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने ना, कई बार ऐसा भी होता है कि आप एसेट्स खरीदते नहीं हो सारी, कुछ एसेट खरीद लेते हो, लेकिन आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, आपने बोला यार इतनी महंगी महंगी मशीनरी रहती है, कहाँ अपन खरीदेंगे इतनी, तो जब, और उसका अगर कोई मशीन ऐसी भी होती है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कुछ ऐसी होती है जिसका बहुत यूज़ होता है, तो फिर वो कंपनी उन फिक्स एसेट को, सॉरी, उन फिक्स एसेट को आप खरीद लेते हो। मगर कुछ फिक्स एसेट ऐसी होती है जिसका बहुत यूज़ नहीं होता, तुम किराए पर ले आते, तो उसके हायर चार्जेस पे करते हो। तो आपने कोई हायर चार्जेस अगर पे करे ना, टू हायर चार्जेस, हायर चार्जेस अगर पे करे, तो हायर चार्जेस आपने पे करे तो वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग से खर्चा हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो खर्चे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब आपने डेबिट में खर्चे लिखे और क्रेडिट में आपने यहाँ पे लिखे आपने बाय क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन किस चीज़ का क्लोजिंग स्टॉक? ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आप लोगों का, जस्ट 1 मिनट, मुझे कोई और चीज़ भी ऊपर लिखना है, ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का? नहीं नहीं नहीं, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक तो आप ऑलरेडी लिख चुके, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक तो आप ऑलरेडी यहाँ एडजस्ट कर चुके हो। ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ऑलरेडी उसमें से माइनस हो चुका है। ये डब्ल्यू का ओपनिंग स्टॉक यहाँ, डब्ल्यू का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, फिर फिनिश गुड्स का वो बताता हूँ ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ओके। अब आपने यहाँ पे सारे खर्चे लिख लिए, यहाँ पे सारे खर्चे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिए, तो यहाँ पर जो आपकी कीमत आती है उसे आप कहते हो बच्चों बाय कॉस्ट ऑफ, क्या कहते हैं आप उसे? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो जो आपने मैन्युफैक्चर करो उसका खर्चा कितना है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसे हम कहते हैं। तो ये हो रही है हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर हमारी आ जाती है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब वन बाय वन एक और चीज आप क्वेश्चन में हो सकता है आपको कभी दे कि कुछ बाय प्रोडक्ट होते हैं, को उसके बारे में मैं आगे कहता हूँ। बाय प्रोडक्ट मतलब आप वो प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहते हो, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग करते करते, जैसे फॉर एग्जांपल आप बटर बनाए जाए, उसमें अगर बटर मिल्क बन गया कुछ, तो ऐसी चीज होती है कि प्रोडक्ट आज जो उसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट, उसको भी कॉस्ट में से माइनस करा जाए। आप बाय प्रोडक्ट आप पढ़ोगे, मैंने इन्वेंट्री चैप्टर में भी कहा, जो बाय प्रोडक्ट और डिटेल में आप इसको इंटर लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वहां पे देखोगे जो बाय प्रोडक्ट होती है उसकी जो एनआरवी होती है उसको कॉस्ट में से माइनस कर रहा था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो ऐसे कभी बाय प्रोडक्ट दिया तो उसकी एनआरवी मतलब आज उसको मार्केट में बेचो तो कितने का बिकेगा, तो वो कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कि ये जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट को कम कर दो, उतने से कॉस्ट को कम कर दो। तो कभी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में देखो बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, ओके, बाय प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसकी जो एनआरवी रहती है ना, उससे आप यहाँ पे करोगे क्रेडिट, तो उसकी एनआरवी जो रहती है उसका यहाँ पे क्रेडिट कर दो, उससे क्या होगा, इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी ना। यहाँ पे आप खुद सोचिए, यहाँ पर अगर मैं कोई फिगर लिख रहा हूँ बेटे, यहाँ पर अगर मैं कोई फिगर लिख रहा हूँ तो खुद ब यहाँ पर अगर कोई फिगर लिख रहा है, टोटल किया, उसमें से ये माइनस करूंगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कई बार आपको ना ऐसे भी देता है, फॉर एग्जाम्पल कभी आपको ना ये भी कहता है कि आपने कोई रेंटल पे करे, फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा भी देगा क्वेश्चन में कि कोई बिल्डिंग है, उसने बोला कि ये बिल्डिंग में से फर्स्ट फ्लोर जो है वो हमारा, टॉप फ्लोर जो वो हमारा ऑफिस है, टॉप फ्लोर में ऑफिस है, और बाकी यहाँ पे तीन, मैं ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे, ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे चलते रहती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे चलती। तो मैं जो रेंट, अगर सपोज मैं फॉर एग्जांपल मैं रेंट अगर 1 लाख रुपए पे करता हूँ, तो मैं फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना, ये सॉरी टॉप, एक फ्लोर मेरा ऑफिस है और 3 फ्लोर मेरे पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग का काम चलते रहता है। तो मैं 1 लाख रुपए रेंटल पे करता, आई विल से, तो 1/4 विल बी फॉर 2000 25,000 will go to profit and loss account, and 75,000 will go to manufacturing account, ओके। तो ये आपका जाएगा ऑफिस में, आपका ये ऑफिस है तो ऑफिस से रिलेटेड वो आपका अगर रेंटल है तो इट विल गो टू पीएनएल अकाउंट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आप यूनिट है जहाँ पे काम, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे चल रही है,
वहां का आपने रेंट, फैक्ट्री का रेंट पे करे, दैट विल गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसको भी आप ख्याल रखेंगे। ओके, अब जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है, अब हमने को कौन सी चीज अपन ने देखी है यहाँ पे, और जो अपन बनाते, फिर अपन बनाते ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज होता है ना, इसमें क्या चेंज है, एक सेकेंड रुके। तो कुछ इसमें ये ट्रेडिंग अकाउंट एक पार्ट पीएनएल, और फिर आप उसके बाद बनाते हो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब ये समझाने बना रहा हूँ, इसमें आप इतना दिल पे मत लेना कि छोटी सी बना दी है। ठीक है, ये लाइबिलिटीज और ये आपकी एसेट। अब बैलेंस शीट आपने तो सर अभी तक हमने तो बोलेंगे आप ट्रेडिंग पीएनएल ही देखें, बिल्कुल सही बोला आपने, ट्रेडिंग पीएनएल ही देखे। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो चीज आपने यहाँ पर देखे, अब ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो इट विल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। और यहाँ पे आप जो ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, ये जो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आपने जो लिखी, किस चीज का ओपनिंग स्टॉक लिखे आपने, ये ओपनिंग स्टॉक लिखे फिनिश गुड्स का। किसका लिखे आपने, फिनिश गुड्स का, सॉरी फिनिश गुड्स का, दिस वन। ओके, और यहां पे आपका आता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको सर पर्पस क्या मिला, कोई बेवजह कुछ भी नहीं करते ना अपन अकाउंटिंग में। क्यों, क्या पर्पस था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का पर्पस था कि अपने को कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वहां पे पता चल गई, जो चीज मैन्युफैक्चर करे उसकी कॉस्ट कितनी, ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अपने को यहाँ पे पता चल गया। फिर आपने ट्रेडिंग मिला, मगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो आइटम लिखे, कुछ ट्रेडिंग के, ज्यादातर ट्रेडिंग के रहते, और कुछ किसके बच्चों, पीएनएल अकाउंट के, कुछ किसके पीएनएल अकाउंट के, जैसे डेप्रिसिएशन चले गया है ना। तो कुछ आइटम होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो वो दैट विल गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और फिर आपका यहाँ पे जो आपका नॉर्मल सेल्स होता है, नॉर्मल जो आपका यहाँ पे सेल्स होता है, वो यहाँ पे जो फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, ये क्लोजिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल WIP तो ऑलरेडी आप ऊपर लिख चुके हैं। और फिर आपका यहाँ पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते हो पीएनएल में, पीएनएल में आपने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करे, फिर यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है वो यहाँ पे आता है। एंड दिस सेम प्रोसेस, दिस नेट प्रॉफिट विल गो टू बैलेंस शीट। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट में आप उसको कैपिटल में ऐड करते हो। लेकिन आपने एक नई चीज आई कि एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका यहाँ पे आ गया, इसको ख्याल रखना। तो जो आपकी किससे रिलेटेड है, रिलेटेड किससे, जो मैन्युफैक्चरिंग से, वो अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, और आपका यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्या लिखे, फिनिश गुड, जैसे रॉ मटेरियल WIP का स्टॉक वहां पे लिखते, ट्रेडिंग अकाउंट में फिनिश गुड्स का। ओके डन, ट्रेडिंग। ओके, सो ये हमारा डिस्कशन हुआ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट, इस पर हम बहुत से क्वेश्चंस भी हम लोग को करना है। सो पहला क्वेश्चन हम लोग इस पे अभी लेंगे, जो आपके नोट्स में, बुक में क्वेश्चन नंबर 23, जो कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। ओके, सो मिस्टर विमल, मिस्टर विमल, अच्छा एक और चीज, जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वैसे आपके नोट्स में दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कभी आपको यूनिट दी है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो नंबर ऑफ यूनिट्स का एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाता है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में, लेकिन मेन आपने इसको ख्याल रखेंगे। ओके, मिस्टर विमल रन्स ए फैक्ट्री, ओके, मिस्टर विमल runs a factory which produces soaps. Following details were available in respect of his manufacturing activity for the year ended 31st March 2020. Opening work in progress. देखो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पर आएगा, ये आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 10,000 यूनिट 16,000 रुपए। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 12,000,
यूनिट्स दी उसकी 20,000 रुपीज। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000, देन परचेजेस 8,20,000, हायर चार्जेस ऑफ मशीन, अब आपने मशीन किराए पे लिए होंगे तो उसके हायर चार्जेस एट द रेट ऑफ ₹60.60 60 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर। ओके, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, भाई हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री हो सकता है आपने रेंट पे लिए वो जगह, या हायर चार्ज, या हो सकता है आपने फैक्ट्री में कोई चीज रेंट पे लिया है, कोई भी चीज आपने भी रेंट पे ली फैक्ट्री में, तो रिलेटेड टू फैक्ट्री है। ओके, तो दैट विल कम इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, direct wages contracted at rupees 0.80 per unit manufacture and 0.40 per unit closing WIP। तो ये वेजेस आपने पे करे जो कि 80 पैसा है जो भी यूनिट मैन्युफैक्चर करे, और 40 पैसा जो भी क्लोजिंग WIP उस पे। ओके, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, 5 लाख यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करे। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रिपेयर ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सो अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 203। So question number 23, page number 203। Okay. In the books of Mr. Vimal, manufacturing account for the year ended 31st of March 2020। इसको ड्रॉ करेंगे आप। ओके, इसको ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा नहीं, 10 12 15, हाफ पेज नहीं तो ड्रॉ कर लो। ठीक है, आधा पेज। ओके, हाफ पेज इसको ड्रॉ करेंगे। लिखे आपने इसको। ओके, अब ना वन बाय वन जी, एक और चीज करो, इसमें ना यूनिट भी दी हुई, नंबर ऑफ यूनिट्स भी कभी दिया तो उसका भी कॉलम बनाना आप यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखेंगे आप, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट। ओके, लिखे आपने इतना। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले उसने दिया है अपने को ओपनिंग WIP। सो ओपनिंग WIP लिखेंगे 16,000, नंबर ऑफ यूनिट से 10,000, तो यहाँ पे 2 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, ओपनिंग वर्क नंबर ऑफ यूनिट से 10,000, और जो अमाउंट है 16,000 रुपये। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया है क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट, 20,000 अमाउंट है, तो यहाँ पे आप लिखो बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 यूनिट्स और 20,000 रुपये। ओके, फिर दिया ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग। व्हेन वी कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें अपन लिखते हो आप, तो आप यहाँ पे लिखो 2 रॉ मटेरियल consumed, to raw material consumed, opening stock of raw material, add purchase, less closing stock of
रॉ मटेरियल, ओपनिंग कितना दिया उसने 1,70,000, सो 1,70,000। फिर दिया उसने क्लोजिंग 1,90,000, तो यहाँ पे आप लिखो 1,90,000, इसमें से क्या होगा, माइनस होगा 1,90,000। फिर दिया उसने परचेजेस 8,20,000, सो 8,20,000। तो इसको आउटर कॉलम पे 1,70,000 प्लस 8,20,000 1,70,000 प्लस 8,20,000 माइनस 1,90,000, तो ये आपका 8,00,000 रुपीज। तो ये अमाउंट कॉलम में लिखोगे आप 8,00,000 रुपए। ओके। फिर दिया से हायर चार्जेस मशीन के 60 पैसा पर यूनिट जो मैन्युफैक्चर करे। तो आपने मैन्युफैक्चर कितना करे, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कितना करेगी बोला, यूनिट कितने मैन्युफैक्चर करे, 5,00,000। तो हायर चार्जेस एक मैन्युफैक्चरिंग पे आपको कितने, 60 पैसा। सो यहाँ पे लिखेंगे टू हायर चार्जेस, और कैसे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस higher charges of machine 5,00,000 यूनिट्स, 5,00,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 60 पैसा एक यूनिट पे। तो 5,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 3,00,000, 3,00,000। फिर कहते हैं हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000। ओके, तो यहाँ पे एक ना वेजेस भी दिया, तो पहले यहाँ पे लिखो टू डायरेक्ट वेजेस, उसमें एक वर्किंग नोट बना लेंगे, आप लिखो बस उतना, फिर मैं बात करता हूँ उसमें। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, वो दिया है आपको उसने 2,20,000। सो 2,20,000 इनर कॉलम पे लिखना, 2,20,000 जैसे मैं लिख रहा हूँ। ओके, वो मैं इस पे आता हूँ लेबर पे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 1,80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000। सो टोटल 2,20,000 और 1,80,000, 2,20,000 और 1,80,000 कितना हो गया, 4,00,000। अब यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस पे उसने बोला, उस पर एक वर्किंग नोट बना लेंगे, आप लिखेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। अब देखो डायरेक्ट वेजेस के उसमें क्या कहा उसने कि कॉन्ट्रैक्टेड 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, तो आपने 5,00,000 मैन्युफैक्चर करे, और 0.40 जो WIP का क्लोजिंग बैलेंस है, WIP का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे देखो 12,000 यूनिट्स है, तो ये 12,000 यूनिट्स पे कितना, 40 पैसा। और जो मैन्युफैक्चर करे 5,00,000, उस पर कितना देना, 80 पैसा। इसका यहाँ पे अपन लिख देंगे 5,00,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय इस पे 80 पैसा। और जो WIP थी 12,000 यूनिट्स, उस पे वो कह रहा है 40 पैसा। 5,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, इट विल कम 4,00,000। 12,000 आएगा 4,800, 12 4 का ये 4,800। सो टोटल 4,00,000 4,800, 4,00,000 4,800। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे डायरेक्ट वेजेस 4,00,000 4,800। अब इसकी टोटल करके आप बैलेंस निकाल लेंगे। सो 16,000 प्लस 8,00,000 प्लस 3,00,000 प्लस 4,00,000, 4,800 प्लस 4,00,000, तो आपका 19,00,000
20,800, 19,20,800, ओके, माइनस 20,000, ये आया आपका 19,800, ओके. दिस इज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर टू trading account, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओके. तो ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन का इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन था. अभी क्या हो गया, अब अभी आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में आप देखोगे कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल भी बनाएंगे, फिर ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट भी रहेंगे इसमें, है ना. तो वो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे. तो आज तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे किए. अब मिसलेनियस क्वेश्चन जो सारे थे, जो उसमें कोई ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट नहीं पूछा था, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन थे, कितना पीएनएल में चार्ज होगा, कितना पे करें, तो वो भी हम लोगों ने सॉल्व करे. अब एक होमवर्क आप ले लोगे, जो होमवर्क सेक्शन में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सेकंड दे दिया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ भी हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ नहीं हुआ ना, ठीक है. आज नाइन्थ देता हूँ सिर्फ आप लोग को, ठीक है, नाइन्थ होमवर्क. अब देखो नाइन्थ ना आप कर सकते हो, उसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आपको ख्याल होगा, अगर वो ये आज का होमवर्क है आपका, ठीक है, ये नाइन्थ वाला जो होमवर्क है आपका, क्योंकि आपको ख्याल होगा कि ये इसको ऐसे मैंने आपको बताया था, जो मिसिंग फिगर, और मिसिंग फिगर को अपने को क्या करना है, यहाँ पे मिसिंग फिगर को अपने को फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे मिस्टर बिरला इज ए प्रोप्राइटर एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेप्ट फ्रॉम हिज ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एज फॉलो. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये दिया है. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू नो इट, हाँ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. तो इसमें ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक इसलिए नहीं दिया होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एडजस्ट है, उसने दिया. फिर टोटल यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे बच्चों रेंट फिर 26 लाख, फिर ऑफिस एक्सपेंस है आपके 13 लाख, फिर सेलिंग एक्सपेंस क्वेश्चन मार्क दिया उसने, ठीक है. उसके बाद फिर यहाँ पे कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, 2 लाख रुपए मिसलेनियस इनकम है, ठीक है. फिर उसके बाद पूछते कमीशन इज चार्ज एट 10%. अब 10% कमीशन चार्ज करना है. सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल्स. अब ध्यान से बेटा, जो भी आपका यहाँ पे अभी 2 मिनट में फिगर्स भी निकाल लेते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा, अगर सपोज वो 100 है, तो इसमें से कमीशन माइनस होगा 10%, और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा यहाँ पे कितना आपका 90. परसेंटेज वाइज अपन बात करें, कितना आ जाएगा बच्चों, 90. एक मिनट, 90 वो आ जाएगा. अब क्या हुआ यहाँ पे कि अच्छा, टोटल सेलिंग एक्सपेंस 1% ऑफ टोटल सेल्स बोला उसने. अब अपन कैसे इसको अपन निकाल सकते 1 बाय 1 बेटा, ठीक है. अब मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे कि टोटल यहाँ पर उसने दे रखा है 60 लाख रुपए, टोटल दे रखा है 60 लाख रुपए. तो मैं यहाँ पे ये 60 लाख रुपए, तो ये टोटल यहाँ पर आएंगे 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए से टोटल यहाँ पर रहेगी. अब 60 लाख रुपए टोटल. अब यहाँ पर उसने कैसे कोई क्लू अपने को कोई मिल सकता है कि यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर उसने जो ये जो बोला उसने क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस जो होता है उसका 1% ऑफ टोटल सेल्स. अच्छा, टोटल सेल्स भी अपने को पता नहीं है अभी, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट. तो यहाँ पे अपन अगर इसमें से कोई भी एक भी फिगर अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे एक भी फिगर अपन बेटा अगर फाइंड आउट कर ली, तो अपना काम हो जाएगा. कैसे, क्योंकि ये फाइंड आउट कर ली तो ये निकल जाएगा, ये निकला तो सेल्स की फिगर अपनी निकल जाएगी. ओके, तो अपन कैसे पता लगा सकते कोई एक मिसिंग फिगर. अब ध्यान से समझो, देखो उसने क्या कहा अपने से कि ये जो कमीशन दिया अपने को, कमीशन दिया 2 लाख रुपए, वो कहते हैं नेट ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब बिफोर चार्ज इसका 10% है, इसका तो अमाउंट यहाँ पर दिए रखा अपने को 2 लाख रुपए. तो अपने को ये अमाउंट पता है बेटा, 2 लाख रुपए पता है, 2 लाख रुपए पता है ना अपने को, ये कमीशन 2 लाख रुपए, वो 10 है, तो 90 कितना, ये 90 आ जाएगा. तो अगर ये 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अगर 10 है, तो 90 कितना, 18 लाख. तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 18 लाख रुपए. ये कैसे निकाला 18 लाख रुपए, 2 जो आपका ये 10 है, तो 90 कितना ना, तो क्योंकि 10% बिफोर पे था, तो ये 100, ये 10, तो कमीशन माइनस करे बदल 90. तो 2 अगर ये 2 लाख अगर 10 है, तो 90 फिर कितना होगा, है ना, ठीक है. तो वो आया आपका 18 लाख. 2 लाख डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 90. ये कैसे लाया मैंने, 2 लाख
डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 90। अब वो बी मिसिंग फिगर आ जाएंगी अपने पास, 60 लाख माइनस 18 माइनस 2 माइनस 26 माइनस 13, तो ये बैलेंस ये आ गई 1 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। ये 60 लाख में से माइनस कर दो, आपको जो सोल्यूशन दिया उसमें लिखा हुआ है सारी चीजें, 1 लाख रुपए आ गया। अब ये 1 लाख रुपए जो भी 1% ऑफ टोटल सेल है, तो अगर ये 1 लाख 1% है तो फिर ये सेल्स कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया ना, इसका 1% है वो, तो ये 1 करोड़ हो गया। आप क्वेश्चन में खत्म भी किया। 1 करोड़ माइनस 45 लाख, ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखो, और ये मिसिंग फिगर आ जाएगी, 60 टोटल है, 55 ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये आ गया आपका 5 लाख रुपए मिसलेनियस इनकम। सिंपल, तो बस ये एक होमवर्क आज कर ही लिया मैंने उसको। और आपको लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 मत करना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 11 नहीं करना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड है। ओके, तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते, और आगे अगले सेशन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के आगे क्वेश्चंस करेंगे। आज सिर्फ आपको जो क्लास में करा उसको एक बार देखना, जो कंसेप्ट बोला उसको एक बार फिर से आप एक बार देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्वेश्चन आगे अच्छे वाले और एडवांस वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये सेशन यहाँ पे प्यारे बच्चों खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।